ईशान किशन की रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस क्या है? उनको यहां पर कप्तान बना दिया गया। अभिमन्यु ईश्वरन अगर इंडिया एक ही कप्तानी कर रहे हैं तो अपने जोन की कप्तानी भी करनी चाहिए। बंगाल के कुछ डिजर्विंग प्लेयर थे जो इस स्क्वाड में नहीं है। झारखंड के कुछ ऐसे प्लेयर थे जो नहीं होने चाहिए थे फिर भी हैं। दिलीप ट्रॉफी के लिए 3 स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन। और सबसे बेहतर और एक्साइटिंग फास्ट बॉलिंग अगर किसी जोन में है तो वो ईस्ट जोन में है। लेकिन सबसे ज्यादा स्क्वाड में घोलमाल भी ईस्ट जोन में ही आपको नजर आएगा। यहाँ पर एक चीज जो जोनल सिस्टम में क्वेश्चन होती थी कि किस स्टेट से कितने प्लेयर स्क्वाड में आएंगे, वो चीज़ एक बार फिर से प्ले में आती हुई दिख रही है। बंगाल से 5 प्लेयर हैं, झारखंड से 5 प्लेयर हैं, आसाम से 3 प्लेयर हैं, 1 प्लेयर त्रिपुरा से है और 1 प्लेयर उड़ीसा से है। ये एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है जहां पर हर स्टेट को कुछ ना कुछ मिल जाए उसकी रेपुटेशन के हिसाब से। एक्चुअल में प्लेयर्स का सिलेक्शन मेरिट पर नहीं किया गया। बंगाल के कुछ डिजर्विंग प्लेयर थे जो इस स्क्वाड में नहीं है। झारखंड के कुछ ऐसे प्लेयर थे जो नहीं होने चाहिए थे फिर भी हैं, या आसाम के भी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे हैं। अब इन सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद स्क्वाड क्या बना है उस पे आ जाते हैं। ईशान किशन को कप्तान बनाया जाना, सबसे पहला सवाल तो इसी पे आता है। जब टीम में अभिमन्यु ईश्वरन मौजूद हैं जो इंडिया एक ही कप्तानी कर रहे हैं, वो इंडिया एक ही कप्तानी कर सकते हैं बट जोन की कप्तानी नहीं कर सकते, ये कौन सा लॉजिक है? पहली चीज। दूसरी चीज, ईशान किशन की रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस क्या है? एक आधा सेंचुरी उन्होंने जरूर लगाई थी बट जब आप रन्स का चार्ट निकालते हैं तो वो उसमें फीचर भी नहीं करते, लेकिन उनको यहां पर कप्तान बना दिया गया। अब क्यों बना दिया गया? इसमें आईपीएल का लॉजिक आता है, झारखंड की प्रेफरेंस आती है, जो भी आती है वो गलत है। अभिमन्यु ईश्वरन अगर इंडिया एक ही कप्तानी कर रहे हैं तो अपने जोन की कप्तानी भी करनी चाहिए। और दूसरी चीज, उनकी परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स जिस तरह की रही है, वो इंडियन टीम में भी खेलना डिजर्व करते थे और यहां पर तो कम से कम कप्तान होना 100% डिजर्व करते थे। पहले 2 प्लेयर तो यही हो गए। ईशान किशन को कप्तान बनाया गया है, अभिमन्यु ईश्वरन को उप कप्तान बनाया गया। मजे की बात यह है कि जब इंडिया ए की टीम चुनी गई थी वहां पर ईशान किशन नहीं थे, लेकिन यहां पर जो है ईशान किशन कप्तानी करेंगे और अभिमन्यु ईश्वरन उनके अंडर खेलेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर संदीप पैटनिक जो कैप्टन थे उड़ीसा की टीम के, 26 साल का प्लेयर, अच्छा प्रॉमिसिंग प्लेयर है। 435 रन भी इन्होंने इस सीजन बनाए। नंबर 3 बल्लेबाजी करते हैं, प्राइमरली एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, सो ही इज अ गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर श्योर। उसके अलावा उन्हीं के टीममेट स्वास्तिक समाल का नाम यहां पर मिसिंग है, जो कि स्टैंड बाई में रखा गया है। स्वास्तिक समाल ने उनसे ज्यादा रन बनाए हैं, उससे बेहतर परफॉर्मेंस की है, लेकिन वो इस स्क्वाड में नहीं है। अब वो लिमिटेशन थी क्या उड़ीसा से आप एक ही प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, उसकी वजह से स्वास्तिक समाल का नाम इस मेन स्क्वाड में नहीं है। तो वो चीजें हैं जो स्क्वाड में साफ नजर आती हैं। आप पहली नजर में देख के बता सकते हैं कि क्या क्या घालमेल आपको यहां पर नजर आता है। उसके बाद नंबर 4 जो है वो विराट सिंह, और ये वो प्लेयर है जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग झारखंड की टीम में अगर कोई बैट्समैन है जो ओवर द ईयर्स परफॉर्मेंस दे रहा है। इस सीजन भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, पिछले सीजन भी दी, उससे पिछले सीजन भी दी, और पिछले 4-5 साल से आप देखिए अक्रॉस फॉर्मेट उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। उसके बाद डेनिस दास, ये व्हाइट बॉल के प्लेयर ज्यादा हैं, रेड बॉल में उतना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, बट अब यहां पर इनका नाम आ जाता है। ही इज अ गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर श्योर, बट सिलेक्शन जब आप रेड बॉल क्रिकेट की टीम बना रहे हैं तो प्लेयर रेड बॉल वाले ज्यादा होने चाहिए। अब आप देखिए यहां पर कुछ और भी नाम मिसिंग है। विकेट कीपर, बैट्समैन में यहां पर अभिषेक पोरेल का नाम नहीं है। अभिषेक पोरेल सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंस से नहीं आते, पिछले 2 सीजन आप अगर उनकी रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस उठा के देखें और उनकी कीपिंग उठा के देखें, बहुत कमाल की रही है। लेकिन अभिषेक पोरेल इस स्क्वाड में नहीं आएंगे क्योंकि यहां पर इन्होंने कुमार कुशागर को ले लिया है। वो 5-5 का जो बैलेंस बनाया गया है, 5 बंगाल से, 5 झारखंड से, उसमें एक्चुअल में डिजर्विंग प्लेयर मिस हो गए हैं और जो प्लेयर नहीं होना चाहिए था। कुमार कुशागर ने उतने रन भी नहीं बनाए इस सीजन, लेकिन कुमार कुशागर इस स्क्वाड में आ जाते हैं। उसके बाद सरिंदम पॉल त्रिपुरा से, मणिशंकर मूरा सिंह मिस हो जाते हैं। अब आपको त्रिपुरा से एक ही प्लेयर लेना था तो आपने इनको ले लिया। मणिशंकर मूरा सिंह ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, रन भी किए, विकेट भी निकाले, सब कुछ किया, लेकिन मणिशंकर मूरा सिंह अपनी दिलीप ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल नहीं है। हालांकि सरिंदम पॉल बुरे प्लेयर नहीं है, उन्होंने रन भी किए, विकेट भी निकाले, सब कुछ ठीक है, बट एक और प्लेयर त्रिपुरा से आ सकता था जो ओवर द ईयर्स लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है।
पिछले बार जब ABCD टीम चुनी गई थी, 4 टीमें चुनी गई थी, वहां मणिशंकर मोरा सिंह का नाम आ जाता है, बट यहां मणिशंकर मोरा सिंह का नाम नहीं आ पा रहा। ये कौन सा लॉजिक है? नेशनल सेलेक्टर्स टीम चुनते हैं, वो प्लेयर आ जाते हैं, बट जब जोन की टीमें चुनी जाती हैं तो वहां पर वो प्लेयर फीचर नहीं कर पाते हैं। अभिषेक पोरेल का भी सेम केस है, जब वहां टीम चुनी गई थी तब उनका नाम आ गया था, यहां पर जोन की टीम चुनी गई है, वो नाम नहीं आया। यहां पर आप सिलेक्शन में देखिए, बिल्कुल वो प्रेफरेंस वाली बात आ गई है। नेशनल सेलेक्टर्स का टीम देखने का, प्लेयर देखने का नजरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है। जोनल सेलेक्टर्स का टीम देखने का, प्लेयर देखने का नजरिया आपको समझ में आ रहा है कि किस जोन से कितने प्लेयर पिक करने हैं, किसका इन्फ्लुएंस कितना है, उसके हिसाब से आप टीम चुन रहे हैं। उसके बाद 7वें प्लेयर हैं शरणदीप सिंह। 25 साल का ये प्लेयर झारखंड से खेलता है, 650 इन्होंने इस सीजन बनाए। इंप्रेसिव प्लेयर थे, डाउन द ऑर्डर इनके रन बहुत वैल्यूएबल रहे झारखंड की टीम के लिए, और ये प्लेयर जो है वो नजर रखने लायक एक प्लेयर होगा। प्लेयर बुरे नहीं है, इनमें से कोई भी प्लेयर बुरा नहीं है। मार्जिनल डिफरेंस जो है, कौन ज्यादा डिजर्विंग है, कौन कम डिजर्विंग है, अगर ये फेयर तरीके से देखा जाए तो इसमें से बहुत फेरबदल इस स्क्वाड में हो सकते थे। उसके बाद 8वें प्लेयर जो है वो कुमार कुशाग्र हैं। 20 साल का ये प्लेयर बहुत टैलेंटेड है, पास्ट में परफॉर्मेंस भी दी है, बट सिलेक्शन तो इस साल की परफॉर्मेंस पे हो रहा है ना। और इस साल की परफॉर्मेंस में अगर जाएं तो अभिषेक पोरेल इनसे बहुत आगे थे। अभिषेक पोरेल आईपीएल की भी बात आप कर लीजिए अगर कर ही रहे हैं तो, और आईपीएल की बात ना करें, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, अभिषेक पोरेल ने पिछले सीजन और इस सीजन दोनों साल जो है बहुत क्रूशल पारियां बंगाल के लिए डाउन द ऑर्डर खेली हैं। साथ में कीपिंग वाली बात भी आती है, तो वहां पर भी अभिषेक पोरेल आगे जाते हैं। बट चूंकि बंगाल के 5 प्लेयर का कोटा पूरा हो गया था, तो इधर से एक प्लेयर आपने ले लिया विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में। देन रियान पराग जो है वो यहां पर आ जाते हैं। अब रियान पराग इस बार रणजी ट्रॉफी नहीं खेले, बहुत कम लिमिटेड मैचेस उन्होंने खेले। पिछले सीजन उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, बट स्टिल आई विल से कि चलो रियान पराग एक डिजर्विंग प्लेयर हैं, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल प्लेयर भी हैं, व्हाइट बॉल में अच्छा करते हैं, रेड बॉल क्रिकेट में भी उन्होंने पिछले 2 साल बहुत अच्छा किया था। ये वाला सीजन खेले ही नहीं तो बात उतनी नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी चलो उनका नाम तो कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा। और जिस तरह से ये जोन की टीम बन रही है, रियान पराग तो इसमें आएंगे ही आएंगे। उसके बाद 10वें प्लेयर हैं उत्कर्ष सिंह। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, कुछ सालों से इनको देखते थे व्हाइट बॉल प्लेयर के रूप में, ओपनिंग करते हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं और प्योर T20 वाले प्लेयर। मैं तो ये कहता हूं कि आईपीएल में किसी टीम ने इनको ज़्यादा मौका क्यों नहीं दिया। लेकिन इस बार जो रणजी ट्रॉफी में इन्होंने गेंदबाजी की, ऑफ स्पिन गेंदबाजी की, 5-5 6-6 विकेट निकाले, कमाल के थे, साथ में बल्ले से भी रन बनाए। तो एक बहुत इम्प्रूव्ड ऑफ स्पिनर जो बल्लेबाजी में भी अच्छे कंट्रीब्यूशन दे सकता है, व्हाइट बॉल में तो ओपन करते ही हैं, आपको पता ही है। तो ये प्लेयर जो है वो अगर मौका मिलता है और दिलीप ट्रॉफी खेल रहा है तो देखना रहेगा कि ये कैसे वहां पर टफ अपोनेंट के खिलाफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में थोड़ा बहुत मैचेस इधर उधर कमजोर टीमों के खिलाफ भी आपके आ जाते हैं। उसके बाद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर 21 साल के मनीषी को शामिल किया गया है, जिन्होंने 7 मैचेस में 22 विकेट लिए इस सीजन, एक 5 विकेट हॉल भी लिया था। तो अच्छे प्रोस्पेक्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर यंग जो झारखंड को रिप्रेजेंट करता है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फास्ट बॉलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल से लिए गए, क्योंकि बाकी किसी टीम में फास्ट बॉलर आपको ढंग का नजर आया नहीं। जो एक फास्ट बॉलर मैंने जिक्र किया मणिशंकर मोरा सिंह, उनका नाम भी यहां पर शामिल नहीं किया गया। बंगाल से आने वाले फास्ट बॉलर में सूरज सिंधु जायसवाल, और बंगाल से इस टाइम पर काफी सारे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। सूरज सिंधु जायसवाल भी बहुत इंप्रेसिव फास्ट बॉलर हैं, पिछले सीजन भी उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। इस सीजन 6 मैचेस में 29 विकेट उन्होंने लिए। अच्छी पेस पर गेंदबाजी करते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी करते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडिया के लिए जो फास्ट बॉलर आ रहे हैं वो बल्लेबाजी भी करें, तभी इंडिया की टीम की प्रॉब्लम टेस्ट क्रिकेट की सॉल्व होगी। उसके अलावा इन्होंने विकेट भी लिए, अच्छी पेस पर भी गेंदबाजी करते हैं। साथ में आप देखिए आकाशदीप हैं, मुकेश कुमार हैं, मोहम्मद शमी हैं, ये 3 फास्ट बॉलर और हैं। 1 बाय 1 अगर बात करें मुकेश कुमार की पहले बात करें तो मुकेश कुमार 31 साल की उम्र, डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी इंपॉर्टेंस अभी भी बहुत है। बट एक चीज मैं देखता हूं कि यार जब वो इंडिया के लिए खेले तो परफॉर्मेंस उनकी वैसी नहीं रह पाई। डोमेस्टिक क्रिकेट में आते हैं, परफॉर्मेंस दोबारा से उनकी राइज कर जाती है। इंडिया ए के लिए भी ओकेजनल परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही है, कंसिस्टेंटली उतना अच्छा उन्होंने नहीं किया। वैसे आप देखो ऑस्ट्रेलिया जब गए थे तो वहां भी उन्होंने सारे मैचेस में नहीं, कुछ मैचेस में बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की थी। फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी एक मैच में उन्होंने बहुत जबरदस्त स्पेल डाला था। अगर वो इसी परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल लेवल पर रिफ्लेक्ट कर पाते तो इंडिया के लिए बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते थे। बट समहाउ कुछ प्लेयर्स के साथ होता है कि वो सेम परफॉर्मेंस जो डोमेस्टिक लेवल की है वो इंटरनेशनल लेवल पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, पहली चीज है। और दूसरी चीज, कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको बहुत जल्दी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसे मुकेश कुमार को मिल गई थी, एक ही दौरे पर तीनों फॉर्मेट का डेब्यू, तो उनको समझ
समझ ही नहीं आया कि इस लेवल पर कैसे मुझे अपने आप को स्टैब्लिश करना है, और दोबारा वो अपॉर्चुनिटी उनको अब मिल नहीं पा रही है जिससे कि वो बेटर वर्जन ऑफ मुकेश कुमार आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को मिले। उसके बाद आकाशदीप को स्क्वाड में शामिल जरूर किया गया है, लेकिन वापस आके क्या वो दिलीप ट्रॉफी खेल पाएंगे, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा उनकी फिटनेस के ऊपर, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी चीज है जिसने पिछले 1 साल में उनको सबसे ज्यादा परेशान किया है। गेंदबाज में कोई कमी नहीं है, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले साल भी दिलीप ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, रणजी ट्रॉफी में भी किया था, इस सीजन तो वो खेले ही नहीं। और उसके अलावा आप देखो इंग्लैंड जाके भी उन्होंने बहुत सारे मैचेस मिस किए, चाहे वो ए टीम के साथ गेम हो, प्रैक्टिस गेम्स हो, इंडिया के मेन मैचेस भी उन्होंने मिस किए, और जो 2 मैच खेले भी वहां पर भी वो बीच में इंजर्ड हो गए। तो सबसे पहली चीज जो उनको इंप्रूव करनी है वो उनकी फिटनेस है। फिटनेस इंप्रूव कर लेंगे तो आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट को 4-5 साल अच्छी तरीके से सर्व कर सकते हैं एज अ फास्ट बॉलर, क्योंकि बैटिंग भी आपने देखी, जैसे उन्होंने 66 रन बनाए थे तो वो चीज़ भी उनके साथ एसोसिएट होती है। बट फिटनेस पर उनको काम करना पड़ेगा और कंप्लीटली फिट होके ही आना पड़ेगा। उसके बाद मोहम्मद शमी जो कि कंप्लीटली फिट होके आ रहे हैं, और मोहम्मद शमी के साथ आई डोंट नो क्या डिस्कशन था सेलेक्टर्स का, कोच का, कप्तान का, कि मोहम्मद शमी को कब वापस लेंगे। हालांकि उनको चैंपियंस ट्रॉफी में लिया था, लेकिन वहां पर देखने के बाद उनको वापस से रिजेक्ट कर दिया गया कि जब तक रेड बॉल क्रिकेट वापस से खेल के नहीं आएंगे तब तक रेड बॉल क्रिकेट में उनकी वापसी नहीं कराई जाएगी। तो अब वो रेड बॉल क्रिकेट उनके लिए आएगी जहां पर आप मोहम्मद शमी को लंबी गेंदबाजी करते हुए देखेंगे, और ये दिलीप ट्रॉफी मोहम्मद शमी के इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहां पर वो कैसे गेंदबाजी करेंगे, कितनी गेंदबाजी करेंगे, कैसी गेंदबाजी करेंगे, इस पर नजर जरूर रहेगी, क्योंकि यहां पर अगर उन्होंने अच्छा किया और लंबी गेंदबाजी की, अपनी फिटनेस उन्होंने साबित की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आने से उनको अभी कोई रोक नहीं सकता, और इंडियन क्रिकेट को कम से कम 2-3 साल और सर्व कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मोहम्मद शमी का दौर गुजर चुका है, वक्त गुजर चुका है, इंडिया के लिए आगे खेल नहीं सकते। उसके बाद स्टैंड बाई प्लेयर्स की बात करें तो मुख्तार हुसैन जो आसाम से आते हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, अच्छी गेंदबाजी की थी, 20 विकेट उन्होंने इस सीजन निकाले, उनको रखा गया है। उसके बाद ओडिशा से आने वाले विकेट कीपर बैट्समैन जो ओपनिंग भी करते हैं, आशीर्वाद चौहान, उनको लिया गया है, 22 साल की उम्र है, ये भी बड़े इंप्रेसिव प्लेयर थे। वैभव सूर्यवंशी को लिया गया है, और वैभव सूर्यवंशी बिहार से आने वाले प्लेयर जो स्टैंड बाई में 2 प्लेयर हैं उसमें से एक हैं, एक वो हैं, और उसके अलावा एक राहुल सिंह हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो भी यंग स्पिनर हैं और अच्छी गेंदबाजी इस सीजन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो करके दिखाई है। उसके अलावा स्वास्तिक समाल जो मैं बात कर रहा था, उड़ीसा के लिए अच्छी क्रिकेट खेली, 465 रन उन्होंने किए, लेकिन वो मेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये कई बार चीज़ें हैं जो लगता है कि यार नहीं, ये प्लेयर भी हो सकता था, जिसका नाम भी काफ़ी चला था, जिसने परफॉर्मेंस भी अच्छी की और सब कुछ उसके फेवर में भी जाता है। उसके अलावा एक और बंगाल के प्लेयर हैं सुदीप कुमार घरामी, जो स्टैंड बाई में रखे गए हैं। अब सुदीप कुमार घरामी इतने टाइम से खेल रहे हैं, पहले मेन स्क्वाड में भी रह चुके हैं, पिछले 2-3 सीजन रन भी इन्होंने खूब किए, इस सीजन उतने नहीं थे, तो चलो वो चीज़ मैं मानता हूँ कि स्टैंड बाई में आपने उनको रख लिया है। तो ये कुछ मिला के स्क्वाड बन रहा है, 15 मेन स्क्वाड का हिस्सा है और 6 जो है वो स्टैंड बाई में रखे गए हैं। लेकिन इस स्क्वाड के ऊपर सवाल बहुत सारे उठेंगे और उठने भी चाहिए जिस तरह से सिलेक्शंस हुए हैं, क्योंकि कुछ बहुत डिजर्विंग प्लेयर जो है वो मिस आउट कर रहे हैं, जिसमें 2-3 नाम मैंने ऑलरेडी लिए। आप लोग बताइए, आप लोग को क्या लगता है कि इस स्क्वाड में और क्या चेंजेस हो सकते थे, कौन से प्लेयर्स को लिया जा सकता था। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।